हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 9 सोशल साइंसेज पीरियोडिक टेस्ट 2 2025 टू 26 का क्वेश्चन पेपर। नाउ जिन बच्चों के अभी तक पीरियोडिक टेस्ट 2 नहीं हुआ एसएसटी का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना और बात किए अब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर 1 मार्क ईच। Now, question number 1. What is the main production activity in the village of Palampur? Now, main production activity क्या है पालमपुर वाली विलेज में? ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। Now, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर। Now, जो majority of population है of पालमपुर, they are dependent on agriculture, about 75%, and it is the main production activity इन द विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, फिर में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। ना यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटी बोल रखा है, ना कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो नॉन फार्म एक्टिविटी में आप क्या लिखोगे? इन नॉन फार्म एक्टिविटी आप टिक करोगे ऑप्शन बी, डेयरी फार्मिंग। ना ऑप्शन बी डेयरी करेक्ट आंसर क्यों होएगा कि जो डेयरी है, डेयरी फार्मिंग, वो एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्टर में ज़्यादा आता है, ज़्यादा क्लोजली एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्टर से वो ओवरलैप करता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर विच डील्स विद द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो ऑप्शन बी है डेयरी फार्मिंग, उसको एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलेंगे हम, एंड इट इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन बी, डेयरी फार्मिंग या डेयरी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन पालमपुर। ना जो रेनी सीजन है उसको हम खारिफ सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, खारिफ सीजन। ना कौन सा क्रॉप है विच इज ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन? इट इज ऑप्शन सी, जोवर। ये जो रेनी सीजन होता है पालमपुर में, उसमें 2 क्रॉप्स मेनली ग्रो होते हैं। इट इज जोवर विच इज ऑल्सो नोन एज सोरगम एंड बाजरा। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज पर्ल मिलेट। जो ये दोनों क्रॉप्स होते हैं, जोवर एंड बाजरा, दे आर यूज्ड टू फीड द कैटल। ठीक है, दे आर यूज्ड एज फूड टू फीड द कैटल। ठीक है, और जो रेनी सीजन के बाद वाला पीरियड होता है, आफ्टर रेनी सीजन, कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है? इट इज पोटैटो। लेकिन इस वाले केस में इन्होंने पूछा हुआ है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर यहाँ पे लिखा होता विच क्रॉप इज ग्रोन आफ्टर द रेनी सीजन इन पालमपुर, तो आप ऑप्शन बी को टिक कर दे, पोटैटो। लेकिन इस केस में लिख रखा है ड्यूरिंग, इसलिए आप लिखोगे जोवर। ठीक है, और अगर यहाँ पे विंटर सीजन बोला गया होता तो आप लिखते हैं वीट। विंटर यानी कि राबी सीजन। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरिंग लिख रखा है या आफ्टर। ड्यूरिंग है तो हम लिखेंगे जोवर, अदरवाइज हम लिखेंगे पोटैटो। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लिख रखा है, जो रेनी सीजन है और खारिफ सीजन है, उन दोनों का मतलब सेम ही चीज़ है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, आप सब ने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पैक्टफुल रिजल्ट क्या था? रिजल्ट और लेगेसी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी क्या था? इट वाज द सी, ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, वो डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज में अडॉप्ट होने लगे और स्प्रेड होने लगे। आप सब जानते हो कि डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स, फर्स्टली एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाना, दैट इज डेमोक्रेसी। और उसके साथ साथ बाकी सारे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करना, इक्वल राइट्स, ये सब कुछ, रिड्यूसिंग इक्वालिटी, बहुत सारी अलग अलग राइट्स जो थी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर ही आती हैं। एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, सो द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वाज द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी कैन से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, which group paid all the taxes in pre-revolutionary France? Now, इसको आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा
फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेट है, दे वर द क्लर्जी, ठीक है, द फर्स्ट स्टेट वर द क्लर्जी, क्लर्जी मीनिंग दोज व्हिच आर रिलेटेड टू द कैथोलिक चर्च, यानी कि प्रीस्ट्स। और जो सेकंड स्टेट था, सेकंड स्टेट वर द नोबिलिटी, नोबिलिटी मीनिंग दोज हु आर रिलेटेड टू द किंग, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट था, इट कंसिस्टेड ऑफ वेरियस पीपल इंक्लूडिंग बिग बिजनेसमैन, स्मॉल मर्चेंट्स, peasants, artisans, moneylenders, landless laborers, etc. It consisted of various groups, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, both of them were exempted from paying taxes. फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं थी। और जो सेकंड स्टेट था, दे इवन एंजॉयड नोबल प्रिविलेजेस। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, दे हैड द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस, उनको टैक्सेस पे करना ही करना था। एंड दैट वाज एक्चुअली अ कॉमन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। वो एक मेन रीजन था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। दैट वाज अ मेन रीजन फॉर द स्पार्क ऑफ अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट्स थी उनके बीच में वो बन रही थी इनइक्वालिटी। सो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर लिखा है, विच ग्रुप पेड ऑल द टैक्सेस इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो जो ऑप्शन सी है, थर्ड स्टेट, वो करेक्ट होगा। दे वर द ग्रुप विच पेड ऑल द टैक्सेस इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, ठीक है। तो जो ए, बी और डी है, ये दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म लिवरे रेफर टू। नाउ जो लिवरे है वो एक फ्रेंच टर्म थी एंड इट रेफर्स टू अ करेंसी इन फ्रांस। तो जो लिवरे था, इट वाज अ टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक वेरी इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट was option B, 68 degrees 7 east to 97 degrees 25 east. That was the longitudinal extent of India. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, the tropic of cancer passes through how many states। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कितने नंबर ऑफ स्टेट्स से पास थ्रू होता है? इट इज ऑप्शन नंबर डी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स है वो? दे आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इस वाले केस में आपको नंबर ऑफ स्टेट्स पूछा गया था, लेकिन अगर स्टेट्स के नाम लिखने थे तो आप वो नाम लिखोगे, ठीक है। लेकिन इस केस में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच आइलैंड ग्रुप lies to the southeast of the Indian mainland। यहाँ पर लिख रहा है साउथ ईस्ट, तो कौन सा आइलैंड ग्रुप है which lies to the south east? It is option B, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ना अगर यहाँ पे पूछा गया होता साउथ वेस्ट तो आप लिखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, लेकिन इस केस में लिख रखा है साउथ ईस्ट, इसलिए आप ऑप्शन बी में टिक लगाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया क्या है इंडिया का? इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट इज द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया एंड as a result of which it is the 7th largest country as per land area, total land area, ठीक है। सो ये दो चीज आपको याद रखनी है in relation to the size of India. Firstly, that it is 3.28 million square kilometers in size, और दूसरी चीज दैट इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, विच आर 2 marks ईच एंड इन टोटल आर 10 marks। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, हाउ इज इट प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर। जो पालमपुर विलेज है उसके अंदर जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो क्या चीज़ होती है और उसको कैसे तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है उस विलेज में, ठीक है।
So multiple cropping is the cultivation of two or more crops on the same piece of land in 1 year. In पालमपुर के केस में जोवर एंड बाजरा आर ग्रोन इन रेनी सीजन एज कैटल फीड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो पोटैटोज है दे आर ग्रोन आफ्टर द रेनी सीजन, और जो वीट है इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। ना जो वीट है, जो फार्मर है वीट, वो ना सबसे पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने फैमिली और अपने कंजप्शन के लिए रखता है, और जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट है ही सेल्स इट इन दी रायगंज मार्केट, जो पालमपुर के नियर है, ठीक है। और जो कुछ लैंड है उसको एलोकेट या यूज किया जाता है फॉर शुगर केन कल्टिवेशन, शुगर केन और जागरी कल्टिवेशन एज वेल। ना इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रैक्टिस किया जाता है इन पालमपुर। तो मेन पॉइंट्स क्या याद रखना है कि इट इज द कल्टिवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन 1 ईयर, ये है इसकी डेफिनेशन। और फिर दूसरा पार्ट आता है कैसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि रेनी सीजन यानी कि खरीफ सीजन में जोवर एंड बाजरे को ग्रो किया जाता है एज कैटल फीड। फिर पोटैटोज आर ग्रोन आफ्टर रेनी सीजन, wheat in winter season, some of which is kept for the farmer and his family's consumption, and surplus is sold in Raiganj market. And final point, some land is also allocated for sugarcane और jaggery cultivation, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द 3 मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 मेन कॉजेज, इसका आंसर होएगा The 3 main causes of French Revolution were social inequality, subsistence crisis, and the ideas of philosophers. Now, इस वाले केस में मैंने इस आंसर को एक सेंटेंस में लिख रखा है, लेकिन आप इसको एक लिस्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नाउ ये एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये बाय चांस एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए तो आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्टली आप सोशल इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करना, the presence of a system of states in which the second and the first state enjoyed benefits while the third state had the burden of paying taxes। तो इस वाली तरह से आप फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। फिर सेकंड पॉइंट सब्सिस्टेंस प्राइसेस, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे that an increase in the population led to an increase in the prices of bread, which was a common food in pre-revolution France, but there was no increase in wages। इस वाले तरह से आप सेकंड पॉइंट सब्सिस्टेंस क्राइसिस को एक्सप्लेन करोगे। एंड थर्ड पॉइंट आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स, इसमें आप लोगोगे दी आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक, रोसियाओ, मोंटेस्क्यू were further enriched by the emergence of an educated middle class who believed that people should not be given privileges by birth but rather by merit, ठीक है। तो इस केस में ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में के फॉर्मेट में आया था, इसलिए आपको बस लिस्ट करने देते हैं पॉइंट्स को, अगर ये शॉर्ट आंसर होता तो आप वैसे एक्सप्लेन नहीं करते। उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस आंसर को एक लिस्ट की फॉर्म में लिखे, जैसे कि दी 3 मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर हमने 1 सोशल इक्वालिटी, 2 सब्सिस्टेंस प्राइसेस एंड 3 आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन इंडिया। अब उसका आंसर है इट इज द स्टैंडर्ड, 80 में लिखना है आपको 82 डिग्रीज 30 ईस्ट, ठीक है। तो 82 डिग्रीज 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया and is also used as the Indian Standard Time. It passes through Mirzapur in Uttar Pradesh and ensures that the time is the same in all of India. So जो 82 degrees 30 east longitudes है, ये Indian Standard Time यूज किया जाता है। Why? Because it passes through Mirzapur in Uttar Pradesh, which is approximately the center of India, ठीक है। और इससे जो इंडिया है, चाहे वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया कुछ भी हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कुछ भी हो, उन सारी जगह में जो इंडिया के सारे टाइम जोन्स हैं, वहाँ पर जो टाइम है वो सेम रहेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा। चाहे वो कोई भी वॉच हो, कोई भी वॉल क्लॉक है, उसमें टाइम एग्जैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 82 डिग्रीज 30 ईस्ट है, जिसका हम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं इंडिया का, इट इज यूज्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
So that is why 80 degrees 30 east longitude is significant in India. क्यों? Because it is used as the Indian standard time. फिर क्वेश्चन नंबर 14, define the term land in terms of production factors. How is it used in Panipur? ना इसका आंसर होएगा, land is a crucial resource in Panipur. It includes not only the land but also resources in it like water, forests, and minerals. It is primarily used for agriculture as it is the primary occupation in Panipur. The land is largely fixed and there is large inequality in its distribution. ठीक है ना, जो लैंड है सिंस जो पालमपुर है उसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन है फार्मिंग या एग्रीकल्चर विच इज डन बाय अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन. तो जो लैंड है वो काफ़ी क्रूशल रिसोर्स है पालमपुर में. और जो लैंड है इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द फिजिकल लैंड इन विच द क्रॉप्स आर सोन बट ऑल्सो द रिसोर्सेज इनसाइड द लैंड. जैसे कि जो लैंड है उसमें बस वही थोड़ी ना, तो सॉइल थोड़ी ना होता है लैंड में, उसमें वाटर भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है, मिनरल्स भी होता है, तो वो भी इंक्लूडेड है इन लैंड. और जो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है लैंड के अंदर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर फार्मिंग. ठीक है, जो लैंड का प्राइमरी यूसेज है आपको बताया था, इट इज़ एग्रीकल्चर एज इट इज़ ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन पालमपुर. और जो लैंड है इट इज़ लार्जली फिक्स्ड, मीनिंग कि उसको एक्सपैंड, उसको इंक्रीज करने के ज़्यादा तरीके नहीं है. और जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर इज लार्ज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर. आपने देखा ही होगा कि जो कुछ लोग हैं वो बहुत सारा लैंड ओन करते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लैंड. और कुछ लोग तो लैंडलेस भी है कम्प्लीटली, खासकर जो दलित्स बिलोंग करते हैं. ठीक है, दे आर लार्जली लैंडलेस इन दिस कहानी. ठीक है, तो देयर इज लार्ज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन द विलेज ऑफ पालमपुर वी कैन से. फिर क्वेश्चन नंबर 15 और सेक्शन सी का लास्ट, सेक्शन सी नहीं सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. क्वेश्चन 15, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ इस वाले क्वेश्चन का आंसर होएगा, women played an active role in the French Revolution. They formed their own political clubs. अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप लिख सकते हो the Republican women. ठीक है, they formed their own political clubs to push their interests. They demanded for the right to vote and equal wages. They were disappointed when the Constitution. कौन सा Constitution? The Constitution of 1791. ठीक है, they were disappointed when the Constitution of 1791 denounced मतलब reduced them to the status of passive citizens. आप जानते हो कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस में, वहाँ पे दो टाइप के सिटीजन्स डिफाइन किए गए थे, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. जो एक्टिव सिटीजन्स थे दे वर मेल्स यानी कि men above the age of 21 who paid taxes equivalent या equal to the salary of a peasant in 3 days. और जो एवरीवन एल्स थे, कोई भी हो, चाहे वो वुमेन हो या मैन बिलो द एज ऑफ 21 या जो टैक्सेस पे नहीं करते हैं, दे वर नोन एज पैसिव सिटीजन्स. तो जो फ्रांस में लोग थे, देयर वर वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी लो अमाउंट ऑफ पीपल हु कुड वोट इन फ्रांस. जो वुमेन थी दे वर डिसअपॉइंटेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 71 कॉल्ड देम पैसिव सिटीजन्स बिकॉज दैट मेंट दैट दे कुड नॉट वोट. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रेवोल्यूशंस करते गए एंड इन 1946 दे फाइनली अटेन्ड द राइट टू वोट. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर लिखोगे, वन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दे फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स लाइक द रिपब्लिकन वुमेन टू पुश देयर इंटरेस्ट्स. दे डिमांडेड फॉर द राइट टू वोट एंड इक्वल वेजेस. दे वर डिसअपॉइंटेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 denounced them to the status of passive citizens, but they carried on with their revolutions and finally attained the right to vote in 1946. ठीक है, और वैसे ही हमारे सारे के सारे सेक्शन बी और सेक्शन ए के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. ना हम सेक्शन सी के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Anyways, I hope you all enjoyed the video and make sure to subscribe to the channel and hope you all keep learning. Bye.